हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम सीडीपी पेडागोजी पर आधारित बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका यूपी टेट एग्जाम में अपना एक अहम भूमिका अदा करता है। दोस्तों आपको बता दें कि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो के माध्यम से आप पेडागोजी के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसके हम तरीकों को कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है यही आपको बताना है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है कि बच्चों को एक कोने में बैठना यह जो कहलाता है कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम यह कहलाता है कि वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं उसे कहते हैं। आपको बता दें कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक को ध्यान में रखते हुए, याद रखेंगे, बालक को ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस तैयार किया जाए या उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। जो भी शिक्षा बालक को दी जाए बालक का एज के अनुसार, बालक की क्षमता के अनुसार, बालक को सीखने की क्षमता योग्यता के अनुसार उसे चीज़ों को दिया जाए, तो यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। और याद रखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्षण अगर इस चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे बालक सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे, आपको अगर बाल केंद्रित शिक्षा या पेडागोजी के कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए कहे सीडीपी के, तो याद रखेंगे दोस्तों आपको क्या बनना होगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा बालक बनना होगा। अगर आप कौन से ऑप्शन में अपने आप को स्वतंत्र या संतुष्ट आप महसूस करेंगे। अब देखिए वे गतिविधियां जिसमें सेम खेल शामिल ना हो, अगर खेल शामिल ना हो तो बच्चा ऊब जाता है और यह गतिविधि बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं होती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बच्चे को कभी प्रतिबंधित नहीं करना है, बच्चे को मारना पीटना डांटना फटकारना ये सब चीज़ें नहीं करना है दोस्तों। तो प्रतिबंधित परिवेश का अधिगम बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों का एक कोने में बैठना, मैंने आपको बार बार चीज़ें बता रहा है कि बच्चों को कभी डांटना नहीं है, मारना नहीं है, फटकारना नहीं है, किसी अलग क्लास से बाहर बैठाना नहीं है, कोने में बैठाना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करना है दोस्तों। याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, कह रहा है कि बच्चों को हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को वह गतिविधि करानी है जहाँ पे बच्चा स्वयं क्रियाकलाप के द्वारा भिड़ा हो या उसमें अपने लीन हो। याद रखेंगे जब बच्चा स्वयं करके सीखता है ना तो बच्चा वहाँ पर बहुत परफेक्ट तरीके से सीखता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है कि बच्चा स्वयं से सीखेगा जब, तो वह अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, कि लिंग जेंडर या पक्षपाती है, कि शिक्षाप्रद है, कि सही दृष्टिकोण वाला है। आपको बता दें, देखेंगे ऐसा प्रश्न बहुत बार बन चुका है दोस्तों कि जो घर का काम है या रसोई का काम है, घर में जो रसोई का काम है वह कौन करेगी, महिला करेगी, पुरुष नहीं कर सकता। याद रखेंगे जो आपका कार है वह पुरुष चलाएगा, महिला नहीं चलाएगी। ऑफिस का काम पुरुष करेगा, महिला नहीं करेगी। याद रखेंगे जो ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, यह क्या है, यह लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। याद रखेंगे यह रूढ़ बन चुका है दोस्तों, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बन गई है कि यह काम महिला करेगी, यह काम पुरुष करेगा, यह रूढ़ बन चुका है दोस्तों। याद रखेंगे बाइक जो है ना वह महिला नहीं चलाएगी या पुरुष चलाएगा, यह रूढ़िवादिता का शिकार है दोस्तों। ये कि जो मैथ है ना, मैथ केवल लड़के ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, मैथ को बच्चियां जो होती हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाती, यह रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कोई भी पढ़ सकता है, केवल पढ़ने की जरूरत है, यह महिला पुरुष में इसको डिनोट नहीं किया जा सकता। यह लिंग जेंडर पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे जो चीज़ें आ जाए ना कि केवल पुरुष करेगा या केवल महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, तो ये जेंडर को दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन वही सही हो जाता है, लिंग होगा या जेंडर होगा, ये सब, या रूढ़वादिता भी दे देगा, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, लिंग जेंडर या रूढ़वादिता, ऐसे तीन ऑप्शन, 3 पॉइंट आ जाते हैं, उसी को आप सही मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि याद रखें बच्चों को समूह कार्य मतलब वह कार्य देना जिसमें एक से अधिक बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। और याद रखेंगे जब बच्चे को समूह कार्य देंगे, ग्रुप कार्य देंगे, तो बच्चा वहाँ पे बहुत आसान तरीके से चीज़ों को करता है या बहुत इंटरेस्ट तरीके से करता है, या बच्चों को वह चीज़ करने में रुचि उसके अंदर से जगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों को समूह कार्य देने के लिए एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है या काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। याद रखेंगे सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी प्रदान करते हैं। बात ये भी देख लिए, बच्चे अपना काम जल्दी से करने में समर्थ होते हैं। याद रखेंगे
चारों ऑप्शन को देखेंगे और समूह कार्य क्यों दिया जाता है, यहाँ पे सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन अगर कोई है ना तो ऑप्शन नंबर सी है। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि समूह कार्य क्यों दिया जाता है कि बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, और जो बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है चीज़ें तो जो एक पहला बालक होगा या उसमें जो बालक होंगे एक दूसरे की मदद करेंगे, मतलब समूह में बच्चा परफेक्ट और आसान तरीके से चीज़ों को सीख जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये देखिए शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी भावना नहीं उसके अंदर होती है। छोटे समूह में जो कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चों पर हावी हो जाते हैं या दबाव बनाते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है दोस्तों। बच्चे अपना काम जल्दी में कर लेंगे, इस कारण उनको समूह कार्य दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दिया जाता है कि समूह कार्य में बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से सहयोग से चीज़ों को आसानी से और रुचि तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटा सा मेरा एक प्यारा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हर लोगों के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी जरूर देता हूं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है। समाजीकरण का मतलब होता है दोस्तों सोशलाइजेशन, और याद रखेंगे बच्चे के विकास में समाजीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। तो क्या होगा इसमें, कम महत्वपूर्ण होगा कि आपका मुख्य होगा कि रोमांचकारी होगा कि आपका गौड़ होगा। अगर आप देखेंगे तो गौड़ का मतलब कमजोर वाली बात होती है, तो ये तो होगा नहीं, कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, और यहाँ पे रोमांचकारी और मुख्य में आप देखेंगे तो आपका मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोशलाइजेशन या समाजीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चा समाज में कैसे जुड़े या समाज में लोगों से कैसे चीजों को सीखे, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है या बच्चा का जो सीखने की क्रिया होती है वो समाजीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। तो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे समाजीकरण में। याद रखेंगे बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है। और आपको एक बात बता दें कि बच्चे का समाजीकरण का पहला अगर कोई स्थान है तो परिवार है। याद रखेंगे बच्चे का समाजीकरण परिवार से उत्पन्न होता है, ये भी चीज को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं। याद रखेंगे प्रश्न बहुत बार ये बन चुका है दोस्तों, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है कि तनाव तूफान और अपराध की अवस्था किसे कहते हैं, या तनाव तूफान और अपराध की अवस्था किशोरावस्था को तनाव तूफान और इसके बाद अपराध की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले हाल ने कहा है। तो जैसे भी कहे आप इसको याद रखेंगे, प्रश्न इस तरीकों को घुमा लेता है। और याद रखेंगे स्टेनले हाल, तूफान, तनाव और अपराध और किशोरावस्था, चारों चीजों को याद रखेंगे, क्योंकि स्टेनले हाल ने कहा है कि किशोरावस्था को क्या कहा है उसने, किशोरावस्था को उन्होंने कहा है कि तनाव तूफान और अपराध की अवस्था होती है। किशोरावस्था और ये अवस्था होती है दोस्तों 12 से 18 वर्ष बच्चे की जो अवस्था होती है इसको किशोरावस्था कहते हैं। याद रखेंगे इसमें बच्चा जो अपने आप को कुछ बनना चाहता है या अपनी समाज में पहचान बनाना चाहता है, और इसी को तनाव तूफान और अपराध, याद रखेंगे अपराध की दुनिया में बच्चा पैर रखता है, ये भी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। आपको बता दें मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की वह अवस्था होती है जिसका नाम होता है दोस्तों किशोरावस्था। अभी आपको बताए भी हैं 12 से 18 साल, इसको यह जो अवस्था होती है ना बच्चे के सबसे कठिन और जटिल अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं परिपक्वता का संबंध किससे है। याद रखेंगे मेच्योरिटी का संबंध किससे है दोस्तों। इसको अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो विकास से है कि बुद्धि से है कि सृजनात्मकता से है कि रुचि से है। याद रखेंगे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास में बच्चा जब परिपक्व हो जाता है ना, याद रखेंगे जो बच्चा जब मेच्योरिटी प्राप्त हो जाती है उसे मेच्योरिटी प्राप्त हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों, विकास से है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालक, याद रखेंगे प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं जिनका IQ काफ़ी बेस्ट होता है तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं कि जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, कि वस्तु चिंतन करते हैं कि कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना वह तीव्र और आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना किसी जटिल या बिना किसी कठिन परिश्रम के या किसी परेशानी के वह चीज़ों को तीव्र और आसानी तरीके से सीख सकता है, उसे हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखते रहेंगे।
आगे देखते हैं 9 नंबर कि प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, तब उनका एहसास होता है कि जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं तब एहसास होता है कि जब वे निजी कक्षा में सीखते हैं तब होता है कि जब उनका लगातार परीक्षण होता है तब होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों का अपने दक्षता का एहसास तब होता है, याद रखेंगे, अपनी सीखी गई चीज़ों का एहसास तब होता है कि जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। या बहुत लोग परीक्षण के साथ जाएंगे लेकिन परीक्षण ऑप्शन नहीं सही होगा। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका प्रीवियस ईयर में बना हुआ प्रश्न है। और याद रखेंगे, ये प्रश्न अगर पूछेंगे आप कहाँ बनाए दोस्तों, तो एक केवीएस एग्जाम में, याद रखेंगे केंद्रीय विद्यालय समिति के एग्जाम में प्रश्न बनाए कि प्रतिभाशाली बच्चों को अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। याद रखेंगे, तब वह क्षमता का क्या करते हैं दोस्तों, तुलना करते हैं, स्वयं देखते हैं कि मैंने क्या चीज़ें सीखी और मेरा जो साथी है या सहपाठी है वह क्या चीज़ें सीखा है, तो वह अपने क्षमता का एहसास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था। याद रखेंगे, छोटे बच्चों की पढ़ने की एक पद्धति होती है जिस पद्धति का नाम होता है किंडरगार्टन, और इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये भी याद रखेंगे, इस पद्धति का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों को खेल खेल में बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कठिन परिश्रम या बिना किसी दिक्कत के किंडरगार्टन पद्धति में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और इसका स्कूल सर्वप्रथम कहाँ पे खोला गया था, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका स्कूल जो खोला गया है ना, याद रखेंगे, वह जर्मनी में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और खोलने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रॉवेल। क्या था दोस्तों, याद रखेंगे, इनका नाम था फ्रॉवेल और इन्होंने खोला था 1837 में ये किंडरगार्टन स्कूल। याद रखेंगे कहाँ पे खोला था, तो जर्मनी में। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की यह पद्धति थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है दोस्तों। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगर इसे आप लोग देखेंगे तो मानव विकास का सही क्रम सबसे पहले बच्चे का आता है गर्भावस्था। याद रखेंगे, सबसे पहले गर्भावस्था आता है, फिर इसके बाद आपका शैशव काल आता है। अगर जो जो चीज़ें रहे तो याद रखेंगे, इसके बाद आता है शैशवावस्था, शैशव काल के बाद आता है शैशवावस्था, और इसके बाद अगर याद रखेंगे तो आता है पूर्व बाल्यावस्था। अगर है तो चीज़ ठीक है, नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। याद रखेंगे, इसके बाद आपका आता है पूर्व किशोरावस्था और इसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था। याद रखेंगे, उत्तर किशोरावस्था और इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। जो भी चीज़ें आपको याद है ना, चीज़ों को याद रखते रहिए। मैंने तो बहुत सी चीज़ें बताई। सर्वप्रथम जो बच्चे की विकास की अवस्था होती है गर्भावस्था, जो बच्चे की माँ के पेट में होती है, और इसका कार्यकाल 9 माह होता है या 270 से 80 दिन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसका जो अवस्था कार्यकाल होता है ना 280 दिन, तो आप याद रखेंगे 70 और 80 दोनों आ रहा है तब 80 के साथ जाएंगे, लेकिन 70 और 9 माह को लोग 70 से याद रखते हैं, लेकिन इसका करेक्ट मान होता है दोस्तों 280। इसलिए आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे 280 इसका मान होता है, इसका कार्यकाल होता है, या इसको 9 माह बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शैशव काल, इसके बाद आता है शैशवावस्था, इसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, इसके बाद आता है पूर्व किशोरावस्था, इसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था, इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सबसे पहले इसमें 4 ही है, तो आपका क्या आएगा, शैशवावस्था आएगा। देखिए, ये भी शैशवावस्था, ये भी शैशवावस्था। आपका बाल्यावस्था आ गया तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। अब शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था, ना कि किशोरावस्था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे किशोरावस्था आ गया, इसलिए एक गलत हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले आता है आपका इस क्रम के अनुसार शैशवावस्था रहेगा, इसके बाद बाल्यावस्था रहेगा, इसके बाद किशोरावस्था रहेगा और इसके बाद बच्चे का प्रौढ़ावस्था रहेगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यूपी टेट का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 साल होती है। इसी को तूफान, संघर्ष या अपराध की अवस्था स्टेनले हॉल ने बोला है, और इसमें जो बच्चे होते हैं सबसे कठिन अवस्था इसी को बोलते हैं। तो याद रखेंगे, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। अगर आपको ये प्रश्न बने तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो याद रखेंगे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन। याद रखेंगे, किशोरावस्था में सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, समायोजन की होती है। याद रखेंगे, समायोजन की होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें तो
तो चीज़ों को याद करनी है, ठीक ना, कि किशोरावस्था का नाम क्या है, किशोरावस्था में क्या परेशानियां होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजन। समायोजन का सबसे ज़्यादा दुर्लभ दिक्कत होती है, इसमें याद रखेंगे। पढ़ाई संबंधित समायोजन नहीं होगा दोस्तों, अपने माता पिता से समायोजन चीज़ें नहीं होगा, अपने साथियों से समायोजन नहीं होगा, इसमें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यही बताना है दोस्तों। अगर आप इसको ईमानदारी से देखेंगे तो आप इसको चीज़ों को आप स्वयं ढूंढ लेंगे। पेडागोजी बहुत आसान चीज़ें होती है दोस्तों, केवल आपको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप ये देखिए कि बच्चा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब बच्चा को कभी मारना नहीं है, कभी पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है। बच्चा अगर कोई दूसरी भाषा से आपके क्लास में पढ़ने आ रहा है, मराठी, तमिल, जो आपका गुजराती है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो अलग अलग भाषा से आपके विद्यालय में आ रहा है, तो आप उसको उसके भाषा के अनुसार आप उसको डांटेंगे नहीं या उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बच्चे को अलग नहीं बैठाएंगे, बच्चे में काला गोरा का ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे में कभी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन का भावना नहीं उत्पन्न करेंगे। ये चीज़ें जो होती है ना, इस चीज़ों को आपको याद करना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए इस चीज़ को आपको एक लॉजिक के तरीके से बता देता हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मान लीजिए आप क्या करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें विकास का बात नहीं कहा, इसी को देखना है। चलिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। आपको पता है कि विकास जो होता है आपका शैशवावस्था में कुछ अलग होता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर आपका प्रौढ़ावस्था में। विकास मतलब क्रमिक होता है, आपको पता है कि क्रम से होता है, तो बात सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। ये भी बात है दोस्तों, जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे वैसे वैसे आप विकास को धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों, कर लेंगे, विकसित हो जाएंगे। आगे देखते हैं, विकास की एक सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये बात सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, व्यक्ति के अलग अलग गति से विकास होते हैं। ये भी बात सही है दोस्तों। सबसे बढ़िया तो बात यही है कि व्यक्तियों में अलग अलग गति से विकास होते हैं। ये भी बात सही है आपका, ये भी बात सही है आपका। विकास क्रमिक होता है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये बात सही नहीं दोस्तों। कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है, आप तभी उसको महान बता देंगे कि आगे चलकर साइंटिस्ट बनेगा, कि चोर बनेगा, कि बेईमान बनेगा, कि पुलिस बनेगा, कि आपका IAS PCS बनेगा, क्या बनेगा। अब समय के जब बच्चा का जन्म हो रहा है तभी आप उसका विकास क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें कहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। इस कारण यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसको याद रखेंगे। अगर आप इसको चीज़ों को ढूंढेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सीखने की अक्षमता वाले छात्र। याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण होती है, या किसकी, याद रखेंगे, समझ महत्वपूर्ण होती है, कि जानकारी महत्वपूर्ण होती है, कि समस्या महत्वपूर्ण होती है, कि कठिनाई महत्वपूर्ण होती है। याद रखना, सबसे पहले प्रश्न को आपको देखना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सीखने की अक्षमता वाले छात्र। तो याद रखेंगे जो सीखने का अक्षमता मतलब जिसके अंदर क्षमता नहीं है, तो उसके लिए समझ होगा दोस्तों, नहीं होगा। जानकारी उसके लिए होगी दोस्तों, नहीं होगी। समस्या उसके लिए होगी, नहीं होगी। याद रखें, जो क्षम वाला बच्चा है, जो अक्षमता वाला बालक है, उसको पढ़ना, लिखना, तर्क करना या सुनना या गणित में जो भी चीज़ें होंगी उसको सीखने में उसके अंदर क्या आएगी, कठिनाई आएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या के साथ आप मत जाइएगा, समस्या नहीं होगा दोस्तों, कठिनाई आएगी, ये बात याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत लोग दोस्तों याद रखेंगे, समस्या और कठिनाई में आपको दिक्कत होगी तो समस्या आपका नहीं होगा, कठिनाई होगी। मतलब बालक दोस्तों आपको पता है ना कि बालक सीखने में क्या है, अक्षमता वाला है। तो बालक को आपको पता है जब अक्षमता है उसके अंदर, तो पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित का प्रश्न सॉल्व करना, इस समय क्या होगी, कठिनाई होगी दोस्तों। याद रखेंगे ये चीज़ें, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डॉट डॉट है, अभिसारी चिंतक है, कि अभिसारी है, कि अपसारी है, कि बहुमुखी है, कि बहुत परिश्रमी है। आपको बता दें, याद रखेंगे यहाँ पे चीज़ें। चिंतन जो होती है ना दोस्तों, चिंतन आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। एक होता है आपका अपसारी और एक होता है आपका अभिसारी। याद रखेंगे अभिसारी, याद रखेंगे अभिसारी। तो अपसारी चिंतन व चिंतन होता है ना, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है। इसमें जो बच्चा होता है ना
ना, जैसे आपको याद रखें कोई एक ऐसा प्रश्न कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि मेला पर निबंध बोलिए, या आपको कह दिया जाए प्रदूषण पर निबंध लिखिए, और सभी बच्चे अपना अलग अलग तरीके से निबंध लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो इस अभिसारी प्रश्न वो वे प्रश्न कहलाते हैं जिसके तमाम आंसर होते हैं या बहुत से उसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन अभिसारी आंसर या अभिसारी प्रश्न या अभिसारी क्वेश्चन या अभिसारी आपका सोच वो चिंतन हुआ होता है जिसमें एक प्रश्न ही डिनोट करता है, याद रखेंगे। जैसे कह देगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम या वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम ऐसे पूछे तो वह एक ही व्यक्ति का नाम है, आपको पता है, तो इसमें बहुत सी चीजें सोचना नहीं है, तो यह जो होगा अभिसारी चिंतन होगा। जहां पे बच्चा बहुत चीजों को सोचता है ना उसको हम लोग अभिसारी बोलते हैं, और जहां केवल एक ही प्रश्न पर एक ही आंसर पर आधारित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं, तो यह अभिसारी चिंतक होते हैं, यह बहुत तरीकों से सोचते हैं चीजों को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती, यही बताना है दोस्तों। अवलोकन जो होता है वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है कि अवलोकन वस्तुनिष्ठ प्रविधि होती है इसके द्वारा, कि अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, उपयुक्त में से सभी। आपको क्या बताना है दोस्तों, याद रखेंगे कि प्रतिभावान जो बालक होता है दोस्तों उसकी पहचान अवलोकन द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीकी नहीं है इसलिए नहीं कर सकते हैं, कि अवलोकन वस्तुनिष्ठ प्रविधि है इसलिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है इसके लिए, याद रखेंगे उपयुक्त सभी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कारण जो होते हैं प्रतिभावान बालक होते हैं इनको अवलोकन के द्वारा आप इसका पहचान नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे आपको पता नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं सही होगा, इस बात को याद रखेंगे, ये नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इसलिए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न कभी कभी विवादों में रहा है, याद रखेंगे, यह विवादों में रहा है, यह विवाद में यह प्रश्न CTET में पूछा गया प्रश्न है, और जब इसको आयोग द्वारा दिया गया तो NCERT के अकॉर्डिंग बहुत से सबूत पेश किए गए, लेकिन आयोग ने लोगों की एक ना सुनी और ऑप्शन नंबर डी पर ही वह अड़ा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो उससे कौन सा रोग से पीड़ित है। आपको पता है दोस्तों, याद रखेंगे, वह देखने में अक्षम बालक है, और आपको पता है कि जब देखने में अक्षम बालक है तो इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे सी और डी में बच्चा कन्फर्म नहीं कर पाता है, याद रखेंगे, यह जो बच्चा है ना वह डिसलेक्सिया से शिकार है या डिसलेक्सिया का शिकार है, ठीक ना, देखने संबंधित अक्षमता इसमें होती है, इस बात को याद रखेंगे। याद रखेंगे बहुत सी चीजें हैं जिससे मैं बता दूं आपको, डिस्ग्राफिया का है दोस्तों, तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, याद रखेंगे, ग्राफ आपको पता होता है, नीचे पैराग्राफ दिया गया इसको पढ़िए, ऐसे लिखा होता है तो इसको ग्राफ बोलते हैं। तो पढ़ने जो आपका एक ग्राफ संबंधित, याद रखेंगे, डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो पढ़ने जो आपका इसमें जो होता है ना, इसमें ग्राफ या लिखने संबंधित क्षमता होती है, इसको आप ऐसे देखेंगे तो इसमें जो आपका डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया में आपका पढ़ने संबंधित क्षमता होती है, डिस्ग्राफिया में आपका लिखने संबंधित क्षमता होती है, अक्षमता होती है, ठीक है। आपको डिस्टेनिया पूछ दे कि डिस्टेनिया क्या होता है, तो डिस्टेनिया में आपको पता है दोस्तों, इसमें मानसिक तनाव होता है, याद रखेंगे, मानसिक तनाव की जब प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्टेनिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने संबंधित होता है, डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने संबंधित होती है। और इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं डिस्माफिया, याद रखेंगे, डिस्माफिया जो होती है वो भ्रम जैसी स्थिति आ जाती है, मोर को जैसे कि मोर हो गया और मुर्गा हो गया, दोनों में आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन मोर है कौन मुर्गा है, तो इसको डिस्माफिया बोलते हैं। ऐसे चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षा का स्तर आप क्या करके या किसके माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ों को आपको बताना है। तो विद्यार्थियों का लगातार आप मूल्यांकन करके शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, कि शिक्षक को बेहतर वेतन देकर बढ़ा सकते हैं, कि पाठ्यक्रम में संशोधन करके आप बढ़ा सकते हैं, कि स्कूली इमारतों को बेहतर कर सकते हैं। याद रखेंगे, स्कूली इमारतें जो होती है बच्चों को पढ़ने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, कोई भी चीज़ हो बच्चे को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे तो वो आपका बिल्डिंग मायने नहीं रखती है, विद्यालय की इमारतें मायने नहीं रखती है। पाठ्यक्रम में संशोधन करके आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा सकते हैं, शिक्षक को बेहतर वेतन देकर नहीं बढ़ा सकते हैं, विद्यार्थियों का लगातार आप मूल्यांकन करके बढ़ा सकते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, जब बच्चा को मूल्यांकन आप करते हैं तो मूल्यांकन करना जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे,
मूल्यांकन के द्वारा बच्चे का पता चलता है कि क्या बच्चा नहीं सीखा है या बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। और जो चीज़ें बच्चा गलती कर रहा होता है ना, उसको हम सीख लेते हैं, उसको हम जान लेते हैं और उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे का जब आप लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे तो बच्चे की जो नाकामी है, बच्चे की जो कमियां है, बच्चे की जो कठिनाइयां या सीखने में जो आपका उसके अंदर अवगुण आ रहे हैं या सीखने में जो परेशानियां आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। मूल्यांकन के माध्यम से ही आप पता लगा पाएंगे कि बच्चा कहाँ पे नहीं सीख रहा है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए 5 + 3 बराबर बच्चा अगर 2 लिख रहा है, याद रखेंगे 2 लिख रहा है, तो आपको पता है कि 5 + 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। लेकिन बच्चा क्या लिख रहा है दोस्तों? 2 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? तो आपको याद रखें बच्चे को प्लस और माइनस में पता नहीं है कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। तो इसलिए बच्चों को आप प्लस माइनस सिखाएंगे और तब आप बच्चे को जोड़ना सिखाएंगे तो बच्चा जान जाएगा। तो यह किसके माध्यम से आप जान पाएंगे? तो आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे का आप एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और टेस्ट के माध्यम से आप जानकारियों को जुटा पाएंगे, तब बच्चा को सीखने में चीज़ें मदद करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। और यह क्या है? समाजीकरण है कि विकास है कि सीखना होता है कि परिपक्वता होता है? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मानव जो होता है या छोटा बालक होता है वह समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में बन जाए। और यह किस माध्यम से संबंधित है दोस्तों? तो यह बच्चे के समाजीकरण से दोस्तों संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। किससे है दोस्तों? सोशलाइजेशन से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपको देख ही रहे हैं कि शिशु जो है वह समाज से चीज़ों को सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह समाजीकरण की अवस्था होती है दोस्तों, यह समाजीकरण की पहल होती है। इस बात को याद रखेंगे। 20 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? आपको बताएं दोस्तों, बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वह आपका क्या होता है? परिवार होता है। बच्चे का सबसे पहले जो समाजीकरण की भावना उत्पन्न होती है वह परिवार से, माता पिता से या आस पड़ोस से होती है। याद रखेंगे। और याद रखेंगे कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता है कि समाजीकरण का प्राथमिक जो आप लोग ऐसे देखेंगे ना कि समाजीकरण के जो कई स्रोत होते हैं, प्राथमिक सोर्स और इसके बाद द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत में जैसे आपका विद्यालय भी आएगा, सरकार आएगी, मीडिया आएगा, लेकिन प्राथमिक स्रोत में आपका परिवार आएगा, भाई बहन आएंगे, माता पिता आएंगे, आस पड़ोस आएगा। याद रखेंगे, चीज़ों को भी ध्यान रखते रहेंगे। तो आपका प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है दोस्तों? परिवार है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। कौन ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? याद रखेंगे, जो बच्चा होता है ना वह ज्ञान की रचना करने वाला होता है और अर्थ का क्या होता है दोस्तों? निर्माण करने वाला होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक होता है अपनी भूमिका कैसा निभाता है? तालमेल बैठाने वाला उसकी भूमिका होती है कि संप्रेषक और व्याख्याता की होती है, कि सुगमकर्ता की होती है, कि निर्देशक की होती है? याद रखेंगे, टीचर कभी निर्देशक का कार्य नहीं करता है। जो व्याख्या जो दोस्तों है ना, लेक्चर का भी काम नहीं करता है। तालमेल बिठाने और सुगमकर्ता में सबसे बेस्ट आपका है ना दोस्तों, जो सुगमकर्ता की होती है, जो बच्चे का पथ प्रदर्शक करता है या बच्चे को जो चीज़ें जहाँ पे बच्चा गलती करता है या जब बच्चा सीख नहीं पाता है उसको सुगम या सरल बनाने में अपना योगदान देता है। कौन दोस्तों? शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और आपका एक वीडियो लाइक करना दोस्तों मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सबसे कम समय में चीज़ों को मैं कवर कराता हूं और अच्छी से अच्छी चीज़ों को कवर कराता हूं। याद रखेंगे, यूपी टेट में बहुत लंबा समय है दोस्तों जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर आप इसको ईमानदारी से मेरे साथ जुड़कर उतना समय मेरे साथ अगर आपने स्पेंड कर दिया दोस्तों, तो क्या आपका सीडीपी रहा, क्या आपका हिंदी रहा, क्या आपका पर्यावरण अध्ययन रहा, आपका इंग्लिश रहा, संस्कृत रहा, मैथ रहा, जो भी चीज़ें बनती है पेपर में, सारे प्रश्न को, सारे टॉपिक के वीडियो को कवर कराऊंगा दोस्तों। 1 बाय 1 सिलेबस के अनुसार सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। याद रखेंगे, जो बच्चे होते हैं ना वह गलतियाँ और त्रुटियाँ करते हैं, वह महान बात होती है। याद रखेंगे, गलतियाँ और त्रुटियाँ को आप नकारात्मक कभी नहीं बोलेंगे। गलतियाँ और त्रुटियाँ के माध्यम से बच्चा सीखता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो बच्चा गलती करता है, बच्चा जब त्रुटि करता है तो हम देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे त्रुटि कर रहा है, और उसको हम क्या करते हैं? संसाधन के रूप में देखते हैं, अवसर के रूप में देखते हैं, और उसको चीज़ों को देख के और उसको हम सीधा सुधार करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन देखिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट बनाती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, इसको आप असफलता का सूचक नहीं मानेंगे। याद रखेंगे, कठोरता से आप उसके साथ नहीं निपटाएंगे। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यह
अवसर होता है दोस्तों, बच्चा कहाँ पे गलती करता है और चीज़ों को आप अवसर के रूप में लेंगे, क्योंकि आप उसको अवसर के रूप में लेकर चीज़ों को देखेंगे तो उस चीज़ों को देखेंगे बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और उसे सीखने में मदद पहुँचाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर की बात करेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। याद रखेंगे व्यक्तियों में भिन्नता क्यों होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ही समाज का एक ही परिवार का एक ही माता से जन्मा हुआ दो बच्चे होते हैं, दोनों में विभिन्नता होती है, क्यों होती है याद रखेंगे तो वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, कि जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण होती है, कि प्रत्येक व्यक्ति के उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है। याद रखेंगे व्यक्तियों में भिन्न भिन्न जो दोस्तों व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण ये होता है ना कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही होती है, यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करने वाला ऑप्शन आप देखेंगे, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चे को कभी आप लर्निंग नहीं कराएंगे, बच्चे को आप रटने पर जोर नहीं देंगे, याद रखेंगे। और यहाँ पर रटने को कहा जा रहा है, याद रखेंगे बच्चों को याद करना मतलब रटने जैसी चीज़ों से। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक का एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। याद रखेंगे केवल संदर्भ शिक्षिका ही नहीं देगी और एकमात्र संसाधन केवल पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, समृद्ध पृष्ठ वातावरण भी होना चाहिए। जो बच्चे में जो बच्चा समाज में या बच्चा जो क्लास में समूह में सीखता है वह भी होना चाहिए, या तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसका एक मुख्य संसाधन पाठ्य पुस्तक नहीं होती है और इसका संदर्भ केवल शिक्षिका देगी, ये नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है। मतलब यह ऑप्शन जो है ना दोस्तों, यह बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा पॉजिटिव बात कर रहा है, थोड़ा नहीं बहुत चीज़ों को कर रहा है। अब सबसे पहले इसको देख लें, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो। बच्चे को दंड नहीं दिया जाना है। अब दंड और पुरस्कार या निगेटिव टैग वर्ड है, आपको पता है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन नंबर सी है कि इसमें जो बच्चे हैं समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका सब बच्चों को समान भाव से समान दृष्टि से देख रही हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर की बात करेंगे कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। याद रखेंगे वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं आपका बच्चा, तो आप उसको क्या करेंगे, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य आप देंगे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। बात तो सही है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, बिल्कुल बच्चे को अलग नहीं बैठाना है। बच्चे को मारना पीटना डांटना फटकारना नहीं है। बच्चे को कभी भी उसके वेशभूषा के आधार पर उसको अलग थलग ये सब चीज़ें नहीं करना है। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे सफल टीचर का यह गुण नहीं होता है। सफल टीचर का गुण ये होता है कि उनके समाज के चीज़ों को सीखें। अगर वो दूसरे समाज से आया है तो अगर उसका भाषा डिफरेंस है तो आप भाषा को सीखेंगे, उसकी कार्यशैली अलग है तो उसकी कार्यशैली को सीखेंगे और उसको पढ़ने में मदद करेंगे और कक्षा चर्चा में उसको शामिल करेंगे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है दोस्तों, तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर बढ़ा सकती है। ये बात देखेंगे, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर वह अधिगम को बढ़ा सकती है। कि ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से अधिगम को बढ़ा सकती है। कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर बढ़ा सकती है। कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है। अब देखिए, आपको मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसको एनालिसिस के माध्यम से ना बताऊं। अब 26 नंबर को देखेंगे, अगर ऑप्शन आपको इस सामने दे दिया जाए तो आपको कैसे आपको टीचर बिहेव आपके साथ कैसे करेगा, तो आप उसको ध्यान से या अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें तो छोड़ अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि शिक्षिका जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ा रही है उसके जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाए। जैसे आपको बोल दे कि बच्चे को पढ़ाना है कि 2 + 5 = कितना होता है, तो 7 होता है। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आप बच्चे को क्या करना है कि बच्चे की बोलिए कि बच्चे की मम्मी ने आपको, बच्चे से कहिए कि आपके माता ने आपको 2 रुपये दिए, आपके पिता ने आपको 5 रुपये दिए, तो आपको पास कितने हुए, तो बच्चे जोड़ कर बताएगा कि हमको हमारे पास मैडम जी 7 रुपये हुए। तो याद रखेंगे, जब बच्चे के विद्यार्थियों के जीवन के साथ चीज़ों को संबंधित करके आप पढ़ाएंगे तो बच्चा वहाँ पर रुचि लेगा, बच्चा वहाँ पर सीखने में बच्चे को मदद होगी, बच्चा वहाँ पर एक अच्छे तरीके से सीखेगा। याद रखेंगे, वह हस्तपरक क्रिया कहलाएगी, बच्चा स्वयं चीज़ों को करने में लीन रहेगा। याद रखेंगे,
जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो ऑप्शन आपका सबसे सही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिएगा।